राइट प्रपोर्शन क्या है फास्टिंग का और कैसे करनी चाहिए फास्टिंग, और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर हो गया, लिवर इशू हो गया, डायबिटीज़ हो गया, जो कि आपको लगता है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे वो ठीक नहीं होंगी, वो सारे जो लोग हैं ना वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक हेडेक हो गया, गला खराब हो गया, जिनको घुटनों में दर्द होती हैं ज़्यादा, दे आर वात प्रकृति वाले होते हैं। किसी को स्ट्रेस होता है, क्या तो आपका गट में प्रॉब्लम हो जाता है, या तो आपको जैसे आपने बोला कि वॉशरूम इमीडिएट जाना पड़ता है, तो वो इंटर रिलेटेड है या इंटरकनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। जो गट है वो आपको सिग्नल दे रहा है ना कि आप पैनिक में हो, आप एंग्शियस हो ज़्यादा, तो आपको एकदम वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई। से ना 10-15 साल पहले जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती थी ना, तो सब ये बोलते थे ये ना ज़रूर ज़्यादा स्मोक करते होंगे या ज़्यादा ड्रिंक करते होंगे। लेकिन अब मैंने अपने क्लिनिक में देखा, अपनी प्रैक्टिस में देखा है, मेरे पास अगर 10 बंदे आ रहे हैं ना लीवर वाले, तो उसमें से एक बंदा ही होगा जो कि स्मोक करता होगा या ड्रिंक करता होगा। अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए किसी भी टाइप का मीठा जो है वो जहर ही है। क्या आप जानते हैं आयुर्वेदा हमारी बॉडी के लिए कितना फ्रूटफुल है, और जब आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस एक साथ आ जाएं तो हमारी बॉडी के लिए वंडर्स कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट हम जिनके साथ करने वाले हैं वो भी कोई ऐसे ही शख्स हैं जो अपनी मॉडर्न टेक्निक्स और आयुर्वेदा को लेके साथ चलते हैं। आज का पॉडकास्ट हम डॉक्टर गुरमीत गुजराल के साथ करने वाले हैं। वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन है और डायबिटीज़ एजुकेटर भी हैं। आज के पॉडकास्ट में हमने बॉडी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में बात की है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो लंग्स के रिलेटेड हो, चाहे वो लिवर के रिलेटेड हो। आज के पॉडकास्ट में हमने कुछ ऐसी टर्म्स, कुछ ऐसे नुस्खे हमने जाने हैं जो शायद मेरे लिए भी कुछ न्यू थे। तो आप आगे चल के देखेंगे इस पॉडकास्ट में कि हमने किस किस चीज़ के बारे में बात की है। अगर आप अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। प्लीज़ शेयर दिस टू योर पेरेंट्स, टू योर एल्डर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि उनके लिए ये पॉडकास्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हम टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंगली इसको बाइफरकेट कर देंगे, तो आपके लिए ईजी रहेगा कि आपको जो टॉपिक देखना है वो आप आराम से देख सकते हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज वी हैव डॉक्टर गुरमीत गुजराल हेयर। वो एक क्लिनिकल डाइटिशियन है। हेलो मैम, कैसे हैं? हेलो तन्वी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज का पॉडकास्ट हमारे बाकी जितने भी पॉडकास्ट हैं उनसे बहुत अलग रहने वाला है, क्योंकि हम आयुर्वेदा और साइंस को मिक्स करके आपसे इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं, अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। तन्वी, आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन। मैंने मास्टर्स किया हुआ है डाइटिटिक्स में, और मैं सर्टिफाइड डाइटिशियन भी हूँ और डायबिटीज़ एडुकेटर भी हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली आयुर्वेदा में भी काफ़ी कोर्सेज किए हैं। लाइक मुझे लगता है कि आयुर्वेद का काफ़ी रोल रहता है हमारी डाइट में। तो मॉडर्न साइंस तो मेरे पास था ही, आयुर्वेदा नहीं था, तो वो भी मैंने अब उसमें भी काफ़ी सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमास कर लिए हैं, सो दैट किसी बंदे को जब डाइट देना उसकी कैसे प्रकृति एनालाइज करनी है, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रकृति एनालिसिस नहीं करोगे तो आपकी डाइट लगता है कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आई डिड आयुर्वेदा कोर्सेज। तो अब मुझे लगता है कि अब आई एम रेडी टू हील माई जम्मू एंड कश्मीर। मैं पूरी तरह तैयार हूँ जी। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे पास आ सकता है, उनकी हीलिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। ओके, ग्रेट। मैम, आपने बोला कि आप क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। डाइटिशियन और क्लिनिकल डाइटिशियन में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली डाइटिशियन होती है जो लाइक आपको डाइट प्लान देते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियन भी डाइट प्लान ही देते हैं, लेकिन क्लिनिकल डाइटिशियन वो होते हैं जो आपके डिजीज मैनेजमेंट के साथ भी काम करते हैं। लाइक अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, किसी को लिवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है या कोई भी एनी हेल्थ इशू, तो क्लिनिकल डाइटिशियन ही वहाँ पे काम आएगी, क्योंकि उससे आपके पूरे
पता होगा कि आपकी जो बॉडी की फिजियोलॉजी, आपकी साइकोलॉजी, वो सब पता होगा क्लिनिकल को। बट जो नॉर्मल डाइटिशियन है, शी नोज ओनली लाइक आपने वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो आप चले गए और वो आपको एक प्लान दे देंगे। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, एंड दे आर नॉट सर्टिफाइड आल्सो, लाइक जो आपकी जो डाइटिशियंस होती हैं, क्लिनिकल डाइटिशियंस आर ऑलवेज रजिस्टर्ड डाइटिशियंस होती हैं और इनकी सर्टिफिकेशन होती है प्रॉपर, और दे सिट इन हॉस्पिटल्स के साथ काम करती हैं। ओके ओके। तो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट या फिर कोई इंसान आपके पास आता है, आप उसको एग्जामिन कैसे करते हो? व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो बाकी सबसे अलग है? मेरा तो सबसे पहले रहता है, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है, मेरा पहले एक काउंसलिंग सेशन रहता है, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में आपको पता नहीं होगा, अगर आपके पास कोई डाइट लेने आया और फॉर एग्जांपल उसे डायबिटीज़ है, आपने ये नहीं जानना कि उसे डायबिटीज़ क्यों हुआ, वहीं से आपने कुछ भी नहीं जाना, आपने डाइट दे दिया उसे, डायबिटीज का डाइट दे दिया, अच्छे से बना के दे दिया, लेकिन वो काम ही नहीं करेगा जब तक आप उसके रूट कॉज पे नहीं जाओगे। तो वो जानने के लिए आपको उसके थोड़े से बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, थोड़ी उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा उसका स्लीप पैटर्न, उसकी जो भी उसके साथ चीजें रिलेटेड है, उसके इवन I have to, in some cases I have to see the relations also, like relationship, क्योंकि रिलेशनशिप का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है किसी भी डिजीज को मैनेज करने में। अगर कोई स्ट्रेस्ड है, ज़्यादा एंजाइटी में है, या उसको कोई माइंड इशू, मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको भी आप सोचो कि आप उसे डाइट दे दोगे और वो डाइट करके ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाएगा, आपकी डाइट उसके ऊपर काम ही नहीं करेगी। तो आपको, हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि डाइट मतलब एक पेपर का पीस है, वो दे दिया और वो हमने करना है, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, है ना, यही होता है ना। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं होता। डाइट जो है इट्स लाइक अ होलिस्टिक अप्रोच रहती है, जिसमें कि उसका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, वो सारा कुछ देख के उसके बाद डाइट प्रिपेयर की जाती है और वही डाइट काम करती है। ओके ओके। तो मैम आप इसको आयुर्वेदा के साथ कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि मोस्टली जितने भी डाइटिशियन है, क्लिनिकल डाइटिशियन है, वो सिर्फ एक रूटीन फिक्स करके देते हैं और आपको बोलते हैं कि ये आपको फॉलो करना है विदाउट प्रायर कि उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं। आप इसको आयुर्वेदा के साथ कैसे रेजोनेट कर रहे हैं? आयुर्वेदा लाइक जैसे हमारी जितनी भी, देखो आयुर्वेदा हमारा इंडिया का ही मेन जो इसका ओरिजिन है, दैट इज इंडिया। लेकिन ये बाहर चला गया, जैसे योगा भी इंडिया का था, ये बाहर गया, फिर बाहर से वापस आया, तो फिर हम लोगों ने इसे बड़े अच्छे तरीके से अपनाया कि हाँ जी आ गया, है ना। आयुर्वेदा, जो हमारे आयुर्वेदा में जो हमारी जड़ी बूटियां हैं या जो हमारे स्पाइसेस हैं, हर्ब्स हैं, उनका इतना ज्यादा रोल रहता है, उनकी इतनी मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं, अगर आप वो चीजें इंक्लूड करोगे, बिकॉज अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर नहीं है या आपके पास कोई डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, यू कांट गिव दोज हर्ब्स, और जो भी आपकी होती है ना स्पाइसेस या जो भी आप जड़ी बूटी दे रहे हो किसी को, आप नहीं दे सकते जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो और हमारी जो डाइट में उनका इतना रोल रहता है, लाइक आपकी जो नॉर्मल किचन की जो हमारी जो स्पाइसेस होती है, लाइक आपका जीरा हो गया, सौंफ हो गई, अजवाइन हो गई, इन चीजों के इतने ज्यादा रोल रहता है हमें हील करने में, हमारे इतने सारे इश्यूज ठीक करने में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसे यूज कैसे करना है। हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, या कोई आपके पास डाइट लेने आया, आपने उसे डाइट बना दी, तो उनको लगता है कि अच्छा इसमें तो कोई स्पेशल नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ जी। लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, खाने का कॉम्बिनेशंस होते हैं, और आयुर्वेदा में ये चीज बड़ी ब्यूटीफुली बताएगी कि फूड के कॉम्बिनेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग आजकल बड़ा कॉमन क्या है, स्मूदी डाइट, है ना, हर कोई उठता है और सुबह स्मूदी डाइट लेना शुरू कर देता है, मिक्स ऑल द फ्रूट्स विद मिल्क, और उसको पीना शुरू, उन्हें लगता है कि यार ड्रिंक वेरी हेल्दी ड्रिंक, और हम अपनी ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज स्मूदीज जो है, जब आप किसी भी फ्रूट को मिल्क के साथ उसको कंबाइन करते हो ना, तो इन आयुर्वेदा वी कॉल इट एज इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, जिसे हम विरुद्ध आहार बोलते हैं। तो वो आपने नहीं लेना, उससे आपको गट इश्यूज होंगे। तो आपने कैसे खाना है, किस चीज को कब लेना है, क्या टाइम है, वो आयुर्वेदा में बड़ी ब्यूटीफुली बताया गया है, वो मॉडर्न साइंस में इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाया गया। तो दिस इज द रीजन मैंने आयुर्वेदा ज्वाइन किया और आयुर्वेदा को भी प्रैक्टिस करना अब स्टार्ट कर दिया।
ओके, वाओ! मैम, जब हम किसी डायटीशियन के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम फास्टिंग के बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताएँगे कि फास्टिंग कैसे, राइट प्रोपोर्शन क्या है फास्टिंग का, और कैसे करनी चाहिए फास्टिंग, और करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं हमारी बॉडी जो है वो कहते हैं कि फास्टिंग से हील होती है, और ये तो हमारा पुराना कल्चर चलता आ रहा है कि फास्टिंग से बॉडी में हीलिंग होती है। हमने इसे रिलीजियसली ले लें या किसी दूसरे तरीके से ले लें कि हमने मंडे का फास्ट करना है या थर्सडे का फास्ट करना है, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन फास्टिंग, अब जैसे अब कोई डायबिटिक है, तो अगर हम डायबिटिक बंदे को फास्ट करवाएंगे तो उसके लिए वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज उसकी शुगर लेवल में उसकी खराब हो सकते हैं, शुगर ड्रॉप कर सकती है उसकी। तो उसमें आपकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रख के फास्टिंग की जाती है। अब जैसे कि आयुर्वेदा में देखेंगे तो वो 3 प्रकार की जो प्रकृति होती है, लाइक वात, पित्त, कफ। अब कफ वाले जो उनकी कफ प्रकृति होती है उनके लिए तो फास्टिंग इज अ बून, उनके लिए बहुत अच्छा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे वो लोग करते हैं वो उनके लिए अच्छी है। बट अगर वात वाले अगर फास्टिंग करेंगे या पित्त वाले फास्टिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, उनको गैस्ट्रिक इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, उनको फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होगी, उनको बर्पिंग की प्रॉब्लम होगी। तो ये डिपेंड करता है, और आपने अपनी मर्जी से फास्टिंग नहीं स्टार्ट करनी। आपने फास्टिंग भी करनी है तो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए कि वेदर हमें फास्टिंग की रिक्वायरमेंट है भी है कि नहीं। अगर है तो फिर वो आपको बता सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर फास्टिंग। ओके। तो मैम, ये जो आपने अभी 3 कैटेगरीज बताई, तो ये हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर मुझे क्या है या किसी और को क्या है, वो कैसे रहेगा? वो तो आपको एक्सपर्ट ही बताएगा ना। लाइक कि आपके साथ कुछ क्वेश्चंस आपके पूछ के, आपके बॉडी पैरामीटर्स देख के या आपके जो मेन सिम्टम्स देख के, तो उससे पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, ये इंसान वात में आता है, पित्त में आता है कि कफ में आता है। तो जैसे नॉर्मली जितने भी ओबीज लोग आते हैं वो ज्यादातर कफ प्रकृति वाले होते हैं। तो उनको फिर उनकी प्रकृति को, उनको जो डाइट है अकॉर्डिंग टू देयर प्रकृति दी जाती है, तो फिर वो उनका जो ओबेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। जितनी भी बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर हो गया, लिवर इशू हो गया, डायबिटीज हो गया, जो कि आपको लगता है कि जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे वो ठीक नहीं होंगी, वो सारे जो लोग हैं ना वो कफ प्रकृति वाले होते हैं। और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक हेडेक हो गया, आपका गला खराब हो गया, आपको छोटी सी चीज जो आपके घर पे ठीक हो जाती है, किचन, वो वात वाले होते हैं। या जिनको घुटनों में दर्द होती है ज्यादा, दे आर वात प्रकृति वाले होते हैं। कट की आवाज आती है घुटनों में। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के या उनसे क्वेश्चनियर किया जाता है, उससे पता चलता है कि कौन सी प्रकृति है। ओके, ये मेरे लिए कुछ नया था क्योंकि मुझे अभी नहीं पता था। मैम, जैसे हम शुगर के बारे में बात करते हैं, डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, तो टाइप की शुगर होती है, किसी को हाई रहता है, किसी को कम रहता है, या फिर किसी को बोल सकते हैं कि अपने पेरेंट्स से मिलती है, इनहेरिटेंस से मिलती है। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और आपको कैसे पता चलता है कि अगर ये डाइट हाई शुगर के लेवल के लिए है और ये डाइट लो शुगर लेवल के लिए है? लो शुगर लेवल ऐसा कुछ होता नहीं है। शुगर को हम कैटेगराइज करते हैं टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 होती है जो हमारे बच्चों में होती है ज्यादातर 20 ईयर्स से छोटे, उनका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन जो है वो रिलीज ही नहीं करता। और टाइप 2 होती है जो थोड़ी अडल्ट्स में होती है, और उसमें ये होता है कि आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन तो रिलीज कर रहा है लेकिन आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही या प्रॉपर्ली वो फंक्शन नहीं कर रहा। तो वो टाइप 2 तो वो मोस्टली आपकी जीन्स में होती है, जैसे आपके पेरेंट्स से हो सकती है आपको, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाइप 2 जो डायबिटीज है इट इज कंप्लीटली रिवर्सिबल। मैंने अपने क्लिनिक में कितने पेशेंट्स की जो डायबिटीज है ना वो रिवर्स की। टाइप 1 इज नॉट रिवर्सिबल, इट कैन बी मैनेज्ड, उसे मैनेज करके रख सकते हैं, बट टाइप 2 जो है वो रिवर्सिबल है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इट्स नॉट अ डिजीज। जो टाइप 2 डायबिटीज है ना वो आपका लाइफस्टाइल खराब है, आप अपना ठीक तरह से खाना नहीं खा रहे या टाइमली नहीं खा रहे या कोई चीज का ज्यादा इनटेक कर रहे हो, तो उस वजह से आपको टाइप, और स्ट्रेस इसमें मेन रोल प्ले करता है। टाइप 2 डायबिटीज में आपका स्लीप पैटर्न इसमें काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि आप प्रॉपर्ली सो नहीं रहे हो, या फिर कई लोगों को ज्यादा एंजाइटी होती है तो उनको भी टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। ओके। तो मैम, स्लीप का जो रहता है ना कि हम सुनते हैं कि 6 से 8 घंटे तक स्लीप
लेनी चाहिए, लेकिन आजकल का टाइम आपको पता है कि स्ट्रेस वाला है, लोग नहीं ले पाते हैं, तो उसको हम कैसे मैनेज करें? स्लीप जैसे हमें 7 से 8 घंटे स्लीप लेना ज़रूरी है, और स्लीप जो आपकी वो एट ए स्ट्रेच रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप सोचो कि मैं 4 घंटे रात को सो लेता हूँ, 4 घंटे दोपहर को सो लेता हूँ तो मेरी 8 घंटे स्लीप हो गई। दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ स्लीपिंग। आपको एट ए स्ट्रेच 7 से 8 आवर्स सोना है, और आपने जो अपना स्लीप साइकिल रखना है वो रखना है रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। आपने ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि मैं रात को 2 बजे सोता हूँ और मैं अगले दिन मैं 12 बजे तक सोया रहूंगा, मैं 8 घंटे नींद पूरी कर लूंगा। वो ठीक, क्योंकि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। तो वो जो क्लॉक होती है ना वो ऐसे ही चलती है, हमें अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से ही चलना होता है। ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से, क्योंकि 10 बजे के बाद क्या होता है, हमारे जो बॉडी, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना, दे स्टार्ट रिपेयरिंग देयर सेल्फ। उनको भी तो रिपेयर की जरूरत है ना। तो लिवर जैसे स्टार्ट करेगा रिपेयर होना 10 बजे, तो हम 10 बजे जागे हुए हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, मतलब स्नैकिंग कर रहे हैं, तो लिवर बेचारा रिपेयर कब करेगा? 10 से 12 उसका रिपेयर का टाइम है। आप उसके रिपेयर के टाइम में यू आर एक्टिव, अब आप सब कुछ कर रहे हो तो आपका रिपेयर नहीं। तो दिस इज द मेन रीजन आजकल इतने ज्यादा लिवर केसेस बढ़ गए हैं। फैटी लिवर तो हर किसी को है, ग्रेड 2 भी, या फाइब्रोसिस और सिरोसिस तक इतना कॉमन हो गया। पहले आज से ना 10-15 साल पहले जिनको लिवर की प्रॉब्लम होती थी ना, तो सब ये बोलते थे ये ना जरूर ज्यादा स्मोक करते होंगे या ज्यादा ड्रिंक करते होंगे। लेकिन अब मैंने अपने क्लिनिक में देखा, अपनी प्रैक्टिस में देखा, मेरे पास अगर 10 बंदे आ रहे हैं ना लिवर वाले, तो उसमें से एक बंदा ही होगा जो कि स्मोक करता होगा या ड्रिंक करता होगा। अदरवाइज जो 9 लोग हैं ना, वो हैं जिन्होंने इन चीजों को कभी हाथ भी नहीं लगाया। तो ये सिर्फ हमारा जो डेली रूटीन है ना, क्योंकि हम अपनी बॉडी की क्लॉक के हिसाब से अपने काम नहीं कर रहे, तो ये रीजन है। तो आपका कोई चैलेंजिंग केस रहा है जो आपको लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा रिवर्स, या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं? हाँ जी, मेरे वैसे तो मैंने काफ़ी चैलेंजिंग केसेस किए हैं, डायबिटीज़ में भी किए हैं, और लिवर का मेरा एक केस था, लिवर सिरोसिस। उन्हें लिवर सिरोसिस हो गया था और वो मेरे पास आए थे, और ये 2 साल पुरानी बात है। तो जब मैंने भी उनकी रिपोर्ट्स देखी तो मुझे भी डाउट था कि पता नहीं अब ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आई बिलीव इन यूनिवर्स एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस, तो मुझे था कि नहीं, मैं मैनिफेस्ट कर लूंगी इनको ठीक करना, और ये भी मेरे साथ करेंगे। तो उनका जो मेरे साथ उनका रहा, अभी भी वो मेरे से डाइट लेते हैं। तो 6 महीने उन्होंने प्रॉपर मेरे से डाइट की। वो लुधियाना में दिखा रहे थे, DMC में ना, डॉक्टर को दिखा रहे थे, उनकी ट्रीटमेंट वहां चल रही थी, बट वो डाइट के लिए मेरे पास आते थे। तो वो मुझे कहते हैं कि अब हमें लुधियाना जाना है वापस दिखाने के लिए। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं, आप रुको, आप पहले ना डाइट करो, तो हम देखते हैं क्या। 6 मंथ्स उन्होंने मेरे साथ डाइट की। 6 मंथ्स के बाद मैंने उनके टेस्ट करवाए, उनकी रिपोर्ट्स देख के, जहाँ पे उन्होंने टेस्ट करवाया ना जिस लैब में, तो वो कहते, उनको पता था कि ये लिवर के पेशेंट है, क्योंकि वो पहले भी वहाँ से वो कहते हैं कि आप कौन से डॉक्टर को दिखा रहे हो जो आपका ये सारी रिपोर्ट्स पूरी ठीक आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो डॉक्टर को तो अब हम मिल नहीं रहे, हम तो उनसे मिलने भी जाना है, हम तो अभी सिर्फ डाइट कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरी बिल्कुल रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, बिल्कुल उनका जो लिवर है वो ग्रेड 1 फैटी लिवर पे आ गया था। मतलब कि लिवर सिरोसिस से ग्रेड 1 पे आ चुके थे, मतलब कि प्रॉपरली हील हो चुका था। फिर उन्होंने मुझे फिर मैंने उन्हें बोला कि मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि पता नहीं हुआ। फिर मैंने उन्हें बोला कि आप एक बार फाइब्रो स्कैन करवा लो, एक बार अल्ट्रासाउंड भी करवाओ। तो वो भी करवाया, उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल लिवर आया। फिर उसके बाद वो लोग लुधियाना गए अपने डॉक्टर के पास, तो उनके डॉक्टर को भी बिलीव नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि डाइट के साथ उनका जो लिवर है वो बिल्कुल हील हो चुका है। उन्होंने उनके वहां पे दोबारा से टेस्ट करवाए कि उन्हें लगा कि शायद जम्मू में टेस्ट ठीक नहीं हुए हैं, तो उन्होंने और वहां पे भी सेम ही रिपोर्ट आई। देन वो जो डॉक्टर हैं वो अब उनके ऑलमोस्ट सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं। तो दिस इज द पावर ऑफ डाइट, और प्रॉपर जो उन्होंने लाइफस्टाइल उनके मैंने चेंजेस किए, क्योंकि जो लिवर प्रॉब्लम है ना, इट्स ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो इसका डाइट ही मेन रोल है। डाइट से बिल्कुल, अगर लिवर सिरोसिस वाले ठीक हो सकते हैं, तो जिनका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वो तो बड़े आराम से ठीक हो जाएंगे। सिर्फ उसमें थोड़ा सी पेशेंस चाहिए, बिकॉज इट टेक्स टाइम। ये नहीं कि आप ओवरनाइट नहीं ठीक होता, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, डॉक्टर को भी चाहिए और जो कर रहा है आपके साथ उनको भी चाहिए। बट मुझे लगता है कि अगर आप फुल फेथ के साथ कर रहे हो और आपको विश्वास है कि ये ठीक हो जाएंगे, तो और उन्हें भी विश्वास है कि ये
डॉक्टर मुझे ठीक कर देगी तो डेफिनेटली वो क्योर हो जाता है इंसान। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है इस वर्ल्ड में, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। ओके ओके। तो आपके हिसाब से आप क्या रिकमेंड करते हैं कि एक आइडियल बॉडी को जो हमारी एज के हैं उनको कैसा अपना प्रॉपर फंक्शनिंग रखनी चाहिए? अब देखो जो आपकी एज के हैं, लाइक जो यंग जनरेशन है, इन लोगों को ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है, गट हेल्थ इश्यूज। इनका गट का इश्यूज रह रहा है, इनको IBS की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये लोग ज़्यादा जंक खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड, प्रोसेस्ड पैकेज ज़्यादा खाते हैं। तो मैं इनसे यही बोलूँगी कि आप घर का खाना खाओ, लेकिन हफ्ते में एक बार बाहर खा लो अगर आपको ज्यादा मन है, रोज मत खाओ, और अपना स्लीप पैटर्न ठीक करो, क्योंकि ये खाना खाते हैं बाहर का और सोते नहीं है जी, दोनों चीजें खराब है। तो ना तो इनकी नींद पूरी, और इनको विटामिन D की डेफिशिएंसी रहती है हमेशा हमेशा इनको वो है, जिसकी वजह से भी आपके गट हेल्थ इशू रहते हैं। और गर्ल्स को ज्यादातर PCOD की प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू देयर गट हेल्थ इश्यूज, क्योंकि गट हमारा जो है ना, ये हमारा इट्स अ सेकंड ब्रेन। गट को हम बोलते हैं सेकंड ब्रेन है। क्यों सेकंड ब्रेन है? जब आपको कुछ भी होता है, जैसे सपोज आपने एग्जाम के लिए जाना है, तो आपको बटरफ्लाईज कहाँ पे होती हैं? पेट में होती है ना। तो हमारे गट में जो न्यूरॉन्स है ना, मोर न्यूरॉन्स देन आवर ब्रेन। ब्रेन से ज्यादा न्यूरॉन्स हमारे गट में है। तो इसलिए जो भी हमारी जो फीलिंग होती है, इमोशंस कहाँ बनते हैं? दे इमोशंस आर मेड इन द गट, नॉट इन द ब्रेन। आपको कोई भी फीलिंग आएगी, आपको पेट में कुछ कुछ होगा ऐसे ऐसे, है ना, और उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो पेट ठीक हो। और कई लोगों को क्या होता है, एकदम वॉशरूम जाना पड़ता है। तो वो सारा यहीं पर एक्यूमुलेट हो रहा है। जब आपका यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो आपके हार्मोन्स भी यहाँ पे बन रहे हैं। और वो कैसे हार्मोन्स बन रहे हैं, आप कैसे हार्मोन्स बना रहे हो? PCOD का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, दैट इज विद गट ओनली। हमें लगता है कि नहीं, PCOD का कोई और रीजन है, हम ज्यादा, लेकिन वो आपका गट ठीक नहीं है, इसीलिए आपको PCOD हो रहा है। हार्मोन, गलत हार्मोन आपकी बॉडी में बन रहे हैं उसकी वजह से। तो आपको अपने गट हेल्थ को ज्यादा ध्यान में रखना है। अगर गट हेल्थ ठीक रहेगी, आपको कोई भी हेल्थ इशू नहीं होगा, बिलीव मी। ओके। तो क्योंकि वो होता है ना, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब किसी को स्ट्रेस होता है तो या तो आपका गट में प्रॉब्लम हो जाता है, या तो आपको, जैसे आपने बोला कि वॉशरूम इमीडिएट जाना पड़ता है, तो वो इंटररिलेटेड है या इंटरकनेक्टेड है? हाँ, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि वही बोल रही हूँ ना कि आपका जो गट है वो आपको सिग्नल दे रहा है ना कि आप पैनिक में हो, आप एंग्जियस हो ज्यादा, तो आपको एकदम वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ गई। तो आपने देखा होगा, जब भी आपको ऐसा, आपको ब्रेन में कुछ नहीं होता ना, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पेट में ही कुछ होगा जी। तो क्यों होगा? क्योंकि वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर देयर, और आपके ब्रेन से ज्यादा जो आपके जो न्यूरॉन्स है ना, दे आर इन द गट। तो इसलिए यहाँ पे फीलिंग आती है। ओके ओके ओके। मैम, अब हम डायबिटीज का जो कारण, मेन कारण जो लोग बोलते हैं शुगर है, उस पे आते हैं। सफेद चीनी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी नहीं है? चीनी तो चीनी है, चाहे सफेद हो चाहे ब्राउन हो, क्योंकि नॉर्मली क्या हमारा रहता है कि जो शुगर है, अगर हम जैगरी ले लेंगे, अगर हम हनी ले लेंगे तो वो सेफ है, लेकिन चीनी सेफ नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि जैगरी जो है दैट इज ऑर्गेनिक। ऐसा क्या? अब चीनी भी तो जैगरी से बनी है, उसी का बाय प्रोडक्ट है ना चीनी भी, आपका शुगर केन की ही चीजें है ना। तो आपके लिए अगर कोई डायबिटिक है तो उसके लिए किसी भी टाइप का मीठा जो है वो जहर ही है, उसको मीठा नहीं लेना, चाहे वो हनी हो चाहे शुगर फ्री हो। कई लोग क्या करते हैं, शुगर फ्री लेना शुरू कर देते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि शुगर फ्री इज मोर डेंजरस देन योर नॉर्मल जो हम टेबल शुगर यूज करते हैं, बिकॉज इट इज अ केमिकल, एस्पर्टेम या सैचरिन होता है। और कई लोग को डायबिटीज भी नहीं होता, बट आजकल की जैसे जनरेशन को कि हम तो शुगर फ्री कोक पीते हैं, हम तो डाइट है ना, डाइट कोक पीते हैं, बट उसके ऊपर कभी इंग्रेडिएंट्स को पढ़ के देखो, डाइट कोक इज मोर डेंजरस देन योर नॉर्मल कोक, बिकॉज इट हैज अ केमिकल इन इट एंड दैट केमिकल क्रिएट डिमेंशिया। ओके, ठीक है, वो डिमेंशिया क्रिएट करता है। और इसलिए आपको अगर शुगर है या कोई भी ऐसी, PCOD वालों को भी इवन हम बोलते हैं कि आप शुगर का इंटेक बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज उसमें भी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जैसे कि हमारे डायबिटीज में होती है। तो आपने ये नहीं कि आपने वो बंद करके आपने शुगर फ्री लेना शुरू कर दो, या हनी लेना शुरू कर दो, या शक्कर लेना शुरू कर दो। आपने किसी भी टाइप का, नो शुगर मीन्स नो शुगर,
तो आपने ऐसे करके ही लेना है, तो ये सबके लिए खराब है। ओके, ओके। तो शुगर बिल्कुल ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ लेना चाहिए। जैसे हम ऑयल के बारे में बात करते हैं, ऑयल ले लिया या घी ले लिया, तो थोड़ा शुगर चलता है या बिल्कुल बंद? थोड़ा शुगर तो आपको, जैसे आप फ्रूट्स खा रहे हो तो फ्रुक्टोज होता है, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ शुगर ना। तो आप फ्रूट्स तो खा ही रहे हो ना शुगर की फॉर्म में, तो आप फ्रूट्स खाओ अपने। या अगर कभी वंस इन ए वाइल आपका बड़ा मन कर रहा है तो यू कैन हैव डेट खा सकते हो, खजूर जिसे हम बोलते हैं, या फिग खा सकते हो। अगर कोई आपने स्वीट डिश में आप वो डाल के उसका मीठा कर सकते हो। लेकिन आपने इन जो आर्टिफिशियल चीजें हैं इनसे दूर रहना है। ओके, ओके। सेकेंड चीज आती है प्रोसेस्ड फूड, पैकेट फूड्स, जो आजकल आप बोल रहे थे कि हमारी जैसे यंग जनरेशन बहुत ही एविड ईटर है। कितना सही है, कितना गलत है? ये तो बिल्कुल गलत है। पैकेट में जो भी चीज आती है, लाइक जो भी चीज हम ऐसे खोल के और उसमें से खाते हैं ना, वो कहते हैं देयर इज वन प्रोवर्ब, लाइक जितना पैकेट खुलता है उतना पेट फूलता है। तो जितना आप पैकेट खोल के खाओगे आपका पेट उतना ही फूलेगा। तो आपने, क्योंकि बिकॉज दीज थिंग्स हैव क्लास 2 प्रेजर्वेटिव्स, तो इसलिए आपने इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना है। कोशिश करो घर का खाना खाओ, घर का बना हुआ खाना। आप जितना खाओगे आपको कोई हेल्थ इशू नहीं होगा। आप उतने, एक तो आप नेचर के उतने करीब जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको सिर्फ आपकी बॉडी को नहीं अच्छा लगेगा, इवन आपका जो एंजाइटी लेवल्स जो हैं वो भी कम होना शुरू हो जाएंगे अगर आप घर का बना हुआ खाना खाओगे। आजकल ज्यादा एंजाइटी क्यों हो रही है, ज्यादा ये जो आपके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं? दिस इज ओनली ड्यू टू बिकॉज वी ईट मोर बाहर वाला खाना, मोर जंक फूड, मोर फास्ट फूड। फास्ट फूड का मतलब क्या है? जो फास्ट बनता है, फास्ट फूड वही हुआ ना। तो वो फास्ट फूड खा के आपकी जो बॉडी है वो भी अंदर से उसका जो फंक्शनिंग है वो भी वैसी। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी भी वैसे ही ना, आप थोड़ी घबराहट, बेचैनी, वैसा। तो इसलिए स्टॉप दोस फूड्स, ईट होम कुक्ड फूड। ओके, ओके। मैम, शुगर के बारे में सब बात करते हैं, सॉल्ट के बारे में कोई बात नहीं करता है। हमारे लिए सॉल्ट कितना इम्पोर्टेंट है? सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, लाइक हाइपरटेंशन में या किडनी पेशेंट या लीवर पेशेंट, उनको हम बोलते हैं कि सॉल्ट की इंटेक थोड़ी कम कर दो। आपने टेबल सॉल्ट यूज़ करना, उसको जो ऊपर छिड़क के जो हम खाते हैं सैलेड्स के ऊपर या फ्रूट के ऊपर, वो बंद कर दो। बाकी नॉर्मल जो हम खाने में डालते हैं उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में डालो, बट यू कैन हैव सॉल्ट। बट आजकल क्या हुआ है, लोगों को में इतनी अवेयरनेस आ गई है वो यूट्यूब्स और वो देख के कि लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल जो सॉल्ट है ना उसे बंद कर दिया है और उसकी जगह आ गया पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है। लेकिन हमारी जो 1947 से पहले एक बार क्या हुआ था कि ग्वाइटर होना लोगों को ज्यादा शुरू हो गया था। ग्वाइटर इज द कंडीशन आपके थायराइड हेल्थ के साथ रिलेटेड है। आपका यहाँ से गले में स्वेलिंग हो जाती है, तो वो होती है आयोडीन की डेफिशिएंसी के साथ। तो फिर वो काफी लोगों में होना शुरू हो गया। तो हमारी जो तब की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे जो सॉल्ट को फोर्टिफाई कर दिया विद आयोडीन के साथ। तभी तो बोलते हैं ना आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो ताकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है, इतनी सस्ती चीज है जो हर घर में यूज होती है। कितना भी गरीब होगा वो सॉल्ट तो यूज करेगा ना, ताकि सबको, सब इंडियंस को आयोडीन मिले। आयोडीन पहुंचाने के लिए सॉल्ट में उसे डाला गया। लेकिन अब क्या किया है लोगों ने कि सॉल्ट को ही लेना बंद कर दिया, उसे रिप्लेस कर दिया विद सम अदर सॉल्ट्स। उनमें आयोडीन नहीं है, दे आर नॉट आयोडाइज्ड। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों से जब से लोगों ने सॉल्ट से स्विच किया ना, नॉर्मल सॉल्ट से, लोगों में थायराइड के इश्यूज भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। बिकॉज खासकर नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या होता है, उस साइड पे क्या होता है, वो सी फूड ज्यादा खाते हैं और सी फूड में भी आयोडीन होता है, तो इसलिए उनकी आयोडीन की डेफिशिएंसी इतनी नहीं होती। लेकिन हमारे नॉर्थ में हम लोग सी फूड ज्यादा नहीं खाते, तो हमारा जो मेन आयोडीन का सोर्स है दैट इज सॉल्ट। तो हम सॉल्ट को ही रिप्लेस कर रहे हैं, तो फिर हमें थायराइड का इशू तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए नॉर्मल सॉल्ट खाओ जो हम खाते हैं। अगर आपने फ्रूट के ऊपर, या वैसे तो फ्रूट्स या सैलेड के ऊपर सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी अगर किसी का मन है तो उसमें यू कैन यूज योर पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक, वो यूज कर सकते हो। ऐसे हर जगह आप कुकिंग में भी अगर आप वो वाला सॉल्ट डालोगे तो देन इट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम्स। ओके, ओके, ओके। मैम, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स, हम डाइट भी कर रहे हैं, हम अल्कोहल भी नहीं ले रहे, हम नॉन वेज भी कम खा रहे हैं, सब मेंटेन है,
लेकिन फिर भी लोगों को डायबिटीज़ है या फिर आप बोल सकते हैं गट इशू है या फिर लंग्स में या लिवर में प्रॉब्लम है, तो फिर वो उसका क्या रहता है, क्यों क्यों हो रहा है वो हमारी थॉट प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं दे आर बियॉन्ड डाइट एंड बियॉन्ड मेडिकेशन, जो भी आप बोल रहे हो कि आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, आप डाइटिशियन के पास भी जा रहे हो, आप और जगह भी जा रहे हो, लेकिन तब भी आपकी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस वैसी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वो जैसी हमारी सोच होगी, वो सोच किस में कन्वर्ट होगी? इमोशन में। और जो इमोशन होगा वो किसको जनरेट करेगा? हार्मोन को। हार्मोन किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं? सेल्स के साथ। और सेल हमारी बॉडी में वो डिजीज क्रिएट करेगा। तो हमने अपने अब थॉट्स को हमेशा वॉच करना है कि हमारे थॉट्स क्या हैं। हमें नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर हमें नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो आप उस कंडीशन में सोचो कि एकदम वहाँ से उठ जाओ या कुछ और काम में इन्वॉल्व हो जाओ, सो दैट आपका वो थॉट हट जाए। अगर आप कॉन्टिन्यूसली वो थॉट सोचते रहेंगे तो इट विल डेफिनेटली कॉज अ डिजीज। आई एम गोइंग टू गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ लाइक डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्यों होता है? नॉर्मली देखो, आप जिन लोगों को भी डायबिटीज होता है ना, इसलिए होता है बिकॉज उनको लगता है कि हमारी लाइफ से ना स्वीटनेस खत्म हो गई है, इसलिए उन लोगों को डायबिटीज होता है। देयर कुड बी सम मेडिकल कंडीशन की वजह से कईयों को होता है, बट नॉर्मली 80% लोगों को तभी होता है। तो स्वीटनेस खत्म हो गई है किसी की लाइफ में और वो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी स्वीटनेस हुई, मेरी लाइफ में कुछ मजा नहीं रहा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा कुछ। तो वो क्रिएट कर रहे हैं ना, थॉट क्रिएट कर रहे हैं। उसने इमोशन बनाया, इमोशन ने हार्मोन बनाया और हार्मोन ने सेल के साथ कम्युनिकेट किया और आगे जाके आपको डायबिटीज हो गया। तो इट्स नॉट ए वन डे प्रोसेस कि आपने एक दिन में थॉट किया और फटाफट होके दूसरे दिन आपको प्रॉब्लम हो गई। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट टेक्स 2 years ले सकता है, 3 years ले सकता है। कैंसर का भी ऐसा ही है कि आपकी बॉडी ने आप ने कुछ चीज ऐसे करने की सोची है या आप में फॉरगिवनेस नहीं है, उन लोगों को ज्यादा कैंसर की प्रॉब्लम होती है कि वो अंदर ही अंदर ना, जैसे होता है ना, वो चीजों को अपने ऊपर लेते हैं, तो उन लोगों को कैंसर होने के चांसेस ज्यादातर केसेस में उन्हीं लोगों को कैंसर होता है। तो अगर आप थॉट प्रोसेस को ठीक कर लोगे तो आपकी ये सारी चीजें जो है अपने आप सेटल हो जाएंगी। और मैं तो मुझे लगता है कि डाइटिशियन तो मैं हूँ ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में भी काफ़ी बिलीव करती हूँ। जो मेरे पास मेरे पेशेंट्स आते हैं, दे नो मी वेरी वेल कि मैं सबको ना एक एफर्मेशन देती हूँ, बिकॉज हमारे यूनिवर्स का काफ़ी रोल रहता है। लाइक हम कहते हैं ना कि हम यूनिवर्स से मांगते हैं, यूनिवर्स कभी नो नहीं जानता, वो हमेशा यस करता है। अगर आप अच्छी चीज़ मांगोगे तब भी वो यस करेंगे, अगर आप खराब चीज़ मांगोगे तब भी वो यस ही करेगा। जैसे हम कई बार हम बोलते हैं मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो यूनिवर्स ने क्या बोला? यस। आपके पास पैसा नहीं है ना? यस। अब आपके पास पैसा कभी भी नहीं होगा जब तक आप ये चीज देते रहोगे, यूनिवर्स में सेंड करते रहोगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि अबंडेंस में रहना सीखो। आप हमेशा ये बोलो कि हाँ, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास सब कुछ है। से एवरीथिंग इज इन प्रेजेंट फॉर्म, नॉट इन फ्यूचर फॉर्म और नॉट इन पास्ट फॉर्म। कई लोगों की आदत होती है, जैसे बोलेंगे, अगर आप उनसे पूछोगे ना आपका क्या हाल है, आगे से पूरा मेरे को तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया, मैं तो बीमार हो गया, है ना। वो लोग आप देखना, आप भी अब इतने बड़े हो गए हो, आप देखना आपने जो बचपन में जिन लोगों को सुना होगा ना मैं बीमार हूँ, वो अभी तक भी बीमार ही चल रहे हैं। आप उनसे अभी भी पूछोगे ना, वो अभी भी वो बीमारी में ही चल रहे हैं, वो कभी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो सिग्नली वो अपने वो वैसा ही सेंड कर रहे हैं। और जो चीज आप करते हो वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, वो आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हेल्थ का भी ये, अब जैसे कोई डाइट लेने आता है, मैंने डाइट लिख के दे दी, अब वो डाइट भी कर रहे हैं लेकिन वो बिलीव नहीं कर रहे कि डाइट काम करेगी कि नहीं करेगी। मैं उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि अब आप जब भी डाइट लेते हो, किसी से भी लेते हो, आप ये बिलीव करके जाओ कि अब मैंने डाइट लिया और ये डाइट मेरे ऊपर वर्क करेगी, और वो डेफिनेटली करेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं, अब मैंने इधर से भी डाइट ले ली, मैंने पिछली बार वहां से भी ली थी, वो भी नहीं काम की, ये भी नहीं काम करेगी, तो वो कभी नहीं करेगी, क्योंकि आप वैसे थॉट प्रोसेस बना रहे हो ना। तो ये सारा जो है ना, दिस ऑल इज माइंड गेम। ये डाइट तो एक साइड पे है, क्योंकि किसी चीज को क्योर करने में, हील करने में आपकी पूरी होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। आप एक मेडिसिन से या एक डाइट से या एक, आप बोलो ना,
सिर्फ एफर्मेशन से ठीक नहीं हो सकते, यू नीड ए प्रॉपर एक अप्रोच चाहिए उसको ठीक करने के लिए, और वो होता है। और वो मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत कम लोग करते हैं जो पूरा सब कुछ इकट्ठा लेते हैं। नॉर्मली एक ही चीज होती है कि आपने सिर्फ डाइट दे दी, आपने सिर्फ मेडिसिन दे दी, आपने सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म में कर दिया। तो अगर इमेजिन करो अगर तीनों चीजें या चारों चीजें एक जगह कंबाइन होके आपको मिलेंगी तो कैसा रिजल्ट आएगा। वो डेफिनेटली वर्क करेगा। एंड मैं तो अपनी प्रैक्टिस पे एफर्मेशंस भी देती हूँ लोगों को कि यू राइट एफर्मेशन। एफर्मेशन देने का मेरा ये मकसद रहता है लाइक कि उससे उनमें ना थोड़ा सा फेद आ जाता है कि वो सोचते हैं कि हाँ डेफिनेटली अगर ये बोल रही है तो इट मीन्स कि ये काम करेंगे, है ना। तो वो जब वो एफर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं, मैंने बोलती हूँ कि सोने से पहले से लिखना 11 बार या 21 टाइम्स इसे लिखना, और लिख के से बिलीव भी करना कि जो मैंने बना के दी ये हो रहा है मेरे साथ। तो वो 1-2 दिन असर नहीं होगा, 2 दिन उन्हें नहीं, तीसरे दिन उन्हें खुद और फिर वो खुद ही लिखना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग मुझे अपनी इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स दिखाते हैं कि मैम हमें इतना टाइम हो गया एफर्मेशन लिखते हुए, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब एफर्मेशन लिखते डाइट करते उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी बॉडी से खत्म हो गई हैं। ओके सो मतलब हमारा गट हेल्थ और हमारा मेंटल हेल्थ इंटर रिलेटेड है। या ओके ऑलराइट, तो अब हम कुछ एक फन सेगमेंट करते हैं। कुछ मिथ्स हैं रिलेटेड टू डाइट या फिर आयुर्वेदा। आप मुझे बताना कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। लोग आलमंड मिल्क या फिर दूसरा मिल्क लेते हैं और जो नॉर्मल मिल्क होता है, काऊ मिल्क या गोल्ड मिल्क, आप मुझे बताएं कि उनमें से कौन सा सही है। वैसे तो मिल्क तो हेल्दी होता है, लेकिन आजकल जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो हेल्दी नहीं रही, क्योंकि आजकल जो एनिमल्स हैं जैसे काउज या बफेलोज वगैरह, इनको काफ़ी ना टॉर्चर किया जाता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन। उनको इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अब मिल्क जो है वो सेफ नहीं रहा, बिकॉज इट इज़ लोडेड विद इंजेक्शंस और वो सब चीज़ें मिल्क में आ रही है जो हम उनको देंगे, है ना। तो उनके इमोशंस भी आते हैं। इवन जब आप इतना टॉर्चर करके किसी से मिल्क प्रोडक्शन करते तो वो एनिमल का जो इमोशंस है, जो फियर है, वो सब भी मिल्क में आता है। और वो चीज़ें जब हम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो हम में भी जाएंगी। तो जो आमंड मिल्क या हम जो बोलते हैं कि जिन्हें हम वीगन मिल्क भी बोलते हैं, जो प्लांट बेस्ड होते हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं, दे आर गुड। बट अगर आप कहो कि अगर न्यूट्रिशनली अगर वो आपको उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, जो हमारा काऊ मिल्क है वो काऊ मिल्क ही है, उसे आमंड मिल्क रिप्लेस नहीं कर सकता। जितने न्यूट्रिएंट्स काऊ मिल्क में उतने आमंड मिल्क में नहीं है। बट आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका काऊ मिल्क है वो एक अच्छे सोर्स से आ रहा हो। ओके तो सेकंड ऑप्शन है आजकल हम नॉर्मल कॉफ़ी देखते हैं और दूसरी तरफ आता है एक बुलेट कॉफ़ी आता है, बुलेट शॉट्स आता है। तो आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है। बुलेट कॉफ़ी जो है ये कीटो डाइट वालों ने निकाली थी कि बुलेट कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी में घी डालो और उसे पी लो, है ना। यही होता है ना बुलेट कॉफ़ी। लेकिन अब क्या इस जो बुलेट कॉफ़ी को ना सबने लेना शुरू कर दिया। इवन जो लोग कुछ नहीं करते ना, कोई वर्कआउट नहीं करते, दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग बुलेट कॉफ़ी। तो अगर वो कॉफी में घी डाल के पियेंगे तो हाउ विल दे कंज्यूम दैट बुलेट कॉफी, कैसे उसको अपनी बॉडी में कंज्यूम कर पाएंगे। नहीं हो पाएगी ना। उसके लिए यू हैव टू डू सम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कुछ वैसा करना पड़ेगा ना। तो बुलेट कॉफी उन्हीं लोगों के लिए जो लोग जिम जाते हैं, ज्यादा वर्कआउट करते हैं। बिकॉज उस कॉफी से क्या होता है, जब हम कॉफी में घी डाल के लेते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो हमारा वर्कआउट के दौरान हमारा जो एक रहता है ना स्टेमिना, वो प्रॉपर रहता है, वो एकदम ड्रॉप नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है, जैसे जिम गोयर्स होते हैं जो उनको लगता है थोड़ी देर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कुछ की तो उसके बाद एकदम स्टेमिना ड्रॉप कर जाता है। लेकिन जब आप वहां जाने से पहले कॉफी में 1 चम्मच आप घी या कोकोनट ऑयल डाल के पी के जाओगे तो वो स्टेमिना आपका थ्रू आउट, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टेमिना रिलीज करता है, तो वो पूरा रहता है, बना रहता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जो घर पे कुछ भी नहीं कर रहे वो भी बुलेट कॉफी पीना शुरू कर दें। ओके तो तीसरा ऑप्शन आता है फ्रूट्स या फ्रूट जूस। फ्रूट जूस इज अ बिग नो, क्योंकि फ्रूट जूस तो मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं। मैं तो उन्हें ये बोलती हूँ कि फ्रूट जूस इज जस्ट इट्स अ कलर्ड वाटर। आपने पानी में कलर करके दे दिया तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। और कईयों को लगता है कि हमने फ्रूट जूस पी लिया तो हमने पता नहीं कितना हेल्दी पी लिया। आपको हमेशा फ्रूट ही खाना है, और फ्रूट खाने का भी देयर इज अ वे ऑफ ईटिंग फ्रूट। लाइक
जब भी हमने फ्रूट्स खाने हैं उनका कॉम्बिनेशन देखना है, नेवर ईट लाइक, आप जब कॉम्बिनेशन कर रहे हो ना, लाइक फ्रूट्स की भी कैटेगरीज होती है, स्वीट फ्रूट होता है, सॉवर फ्रूट्स होते हैं और एस्ट्रिंजेंट फ्रूट्स होते हैं। तो आपने एक कैटेगरी के फ्रूट्स एक टाइप पे खाने, लाइक से स्वीट फ्रूट में आके आपका मैंगो आ गया, आपका बनाना आ गया, ये आपके स्वीट फ्रूट्स हैं। तो आपने जब जैसे फ्रूट बोल खा रहे हो तो आपने ये वाले फ्रूट का कॉम्बिनेशन मिक्स कर सकते हो। फिर जैसे आपने सावर, उसमें आपके जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आ गए वो आप एक टाइप, कीवी हो गया आपका, मौसम्मी, संतरा, ये सब हो गया, आपने मिक्स किया। एस्ट्रिंजेंट होते हैं फ्रूट्स वो वाले जिसमें चेरीज, बेरीज, जो आपको, जिनको आप खाओ तो आपके मुंह में लगता है ना आपका वो सूख गया मुंह, जैसे जामुन हो गया, जी। है ना, तो आपको वो क्यों, वो आपके मुंह, वो मेनली क्या होता है, वो आपकी स्किन टाइटनिंग के लिए होता है। ओके। जैसे हम कहते हैं कि बेरीज, दे आर वेरी, दे हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे आर वेरी गुड फॉर आवर स्किन हेल्थ। क्यों, वो आपका एकदम वो टाइटनिंग इफेक्ट देते हैं। तो आपने एक जो कैटेगरी का फ्रूट है उसी को मिक्स करना, ये नहीं कि आप मैंगो, संतरा भी बीच में आप चेरीज, बेरीज, और आपने एक फ्रूट बाउल बना, तो उससे क्या होता है, हर फ्रूट का जो एक डाइजेशन का टाइम होता है ना, दैट इज डिफरेंट, टाइम अलग सबका। और जब आप एक साथ सबको डाल लेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा जो स्टमक है इट विल गेट कंफ्यूज्ड कि किसको पहले बचाना है। तो उससे क्या होगा कि जिनका टाइम कम होगा वो पच जाएंगे, और जिनका टाइम ज्यादा है उनकी पुट्रिफिकेशन हो जाएगी। पुट्रिफिकेशन इज द सड़ना जिसे हम बोलते हैं, वो वैसे हो जाएगा। एंड इट क्रिएट लॉट ऑफ गट हेल्थ इश्यूज, लाइक ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब कईयों को लगता है कि मैंने फ्रूट का बोल खाया उसके बाद मुझे ब्लोटिंग हो गई, होता है ना कईयों का। और कईयों को सैलेड्स खाने के बाद ब्लोटिंग होती है, नॉर्मली मैंने देखा। वो इसलिए होता है कि एक तो लोगों ने ज्यादा सैलेड खाना शुरू कर दिया, दूसरा जिन लोगों को सैलेड खाने के बाद ब्लोटिंग का इशू रहता है उनको क्या करना चाहिए, उनको सैलेड को थोड़ा सा ना स्टीम या सॉटे करके खाना चाहिए। बिकॉज हमारी जो हमारा जो गट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्टमक है, वो इतना रॉ खाने के लिए नहीं बना। वी आर नॉट एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हमारा जो स्टमक की जो हमारे जो इंटेस्टाइन की लेंथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो कम है। तो वो क्या होता है कि वो उसमें जो हमारा सैलेड है वो हमारी बॉडी में बिकॉज इट हैज इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो हम जब उसे थोड़ा सा स्टीम कर देते हैं, सॉटे कर देते हैं, वो सॉल्युबल में कन्वर्ट हो जाता है और वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को भी ज्यादा ब्लोटिंग या गैस के इश्यूज रहते हैं ना, वो प्लीज थोड़ा सा ना अपना ये जो रॉ चीजें है ना उनको खाना थोड़ा सा बंद करें या कम करें, तो वो अपने आप वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। ओके। राइस या फिर चपाती? राइस और चपाती के अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे जाओ तो दोनों में ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन राइस में होता है स्टार्च और जो हमारी चपाती है उसमें होता है ग्लूटेन। जो ग्लूटेन होता है इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। तो अगर हम वैसे बात करें कि जिन लोगों को गट हेल्थ इश्यूज रहते हैं तो उन्हें राइस ज्यादा खाना चाहिए, वीट कम खाना चाहिए। बिकॉज दैट प्रोटीन जो होता है ना, ग्लूटेन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है पेट को। तो वो इसीलिए जब कहते हैं ना, जब कोई बीमार है या कुछ है तो उसे बोले दही चावल दे दो, अगर पेट खराब है खिचड़ी दे दो, ये तो नहीं बोलते ना रोटी फुल्के दे दो। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो इजिली डाइजेस्टिबल है राइस, तो वो आप खा सकते हो। बट more or less it depend upon the quantity, how much you are eating. Like अगर आप क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दोगे तो वो तो किसी भी तरीके से आप चाहे राइस खाओ चाहे रोटी खाओ, वो तो हार्म ही करने वाला है। बट राइस जो है दैट इज मच बेटर देन योर रोटी, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करना इजी होता है। अगर गट हेल्थ इशू नहीं है तो देन यू कैन गो फॉर रोटी ऑल्सो। ओके। व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड? व्हाइट ब्रेड एंड ब्राउन ब्रेड्स, वही मैं फिर से कहूंगी, इट्स अ बिग नो बिकॉज ब्रेड्स, जो ब्राउन ब्रेड है दैट इज ऑल्सो व्हाइट ब्रेड, इट्स ओनली कलर्ड ब्रेड, इज कैरमलाइज्ड। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि इसका ब्राउन कलर लगेगा, इट्स वेरी हेल्दी वाला कुछ नहीं है उसमें, वो ब्रेड ही है। और ब्रेड हैज लॉट ऑफ शुगर, लॉट ऑफ पाम ऑयल, जो कि सबसे ज्यादा खराब है और मैदे की बनी होती है। तो ब्रेड को तो आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। बेटर है कि आप घर की बनी हुई रोटी खाओ, चिल्ले खाओ, दलिया खाओ, और कितनी कुछ चीजें खाने के लिए, ब्रेड क्यों खानी है। ओके। लास्ट वन इज, आजकल हम डाइट कोक लेते हैं या फिर नॉर्मल ड्रिंक्स करते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स बोल सकते हैं या फिर अल्कोहल बोल सकते हैं, तो आप इनमें से कौन सा प्रेफर, मतलब
सजेस्ट करेंगे? पानी। जब भी आपको प्यास लगती है, गो फॉर वाटर। मैं तो इनमें से कुछ भी सजेस्ट ही करूंगी, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर अनहेल्दी। कोई भी इसमें हेल्दी नहीं। पहले तो आज से कुछ साल पहले कहते थे कि जो रेड वाइन है दैट इज वेरी गुड, ये बोलते थे ना। बट जितने भी अल्कोहल्स हैं या वाइन्स हैं, दे आर नॉट गुड। अल्टीमेटली दे विल गिव स्ट्रेस टू योर हार्ट पे इफेक्ट करेंगी, आपको हाइपरटेंशन करेंगी। तो आपने किसी भी तरह की वाइन या ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना। ये जो कोक्स वगैरह ये तो बिल्कुल भी नहीं लेने। जूसेस, फ्रूट जूसेस भी नहीं लेने। तो बेटर है आप कोकोनट वाटर लो, लेमन वाटर लो, नॉर्मल वाटर लो या इन्फ्यूज्ड वाटर लो। दीज वाटर्स अच्छे हैं, किसी भी टाइप का ले लो, ये अच्छे हैं आपके लिए। ओके। ऑलराइट मैम, हम इस पॉडकास्ट के लास्ट लेग में हैं। जाते जाते अगर आप हमारे जैसे जनरेशन या फिर हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है, आप उनको थोड़ा गाइड करें कि हमको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी करने के लिए या फिर अपने आप को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले तो हमें बैलेंस्ड खाना चाहिए। जो भी खाना है, जितने भी लाइक आप अपनी जो भी नॉर्मल हमारे घरों में रोटी बनती है या जो भी हम पहले से जो हमारी दादी नानी खाते थे, हमें उसी रूटीन पे दोबारा फिक्स होना पड़ेगा। अगर हम अपनी सेहत को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें कोई हेल्थ इशू ना आए, तो हमें नॉर्मल जैसे 3 टाइम रोटी खानी चाहिए। बीच में 2 आप मिनी स्नैक्स ले सकते हो, बट स्नैक्स शुड बी होम कुक, नॉट कि आप स्नैक्स में समोसे खा रहे हो या पकोड़े खा रहे हो। उसमें आप घर का ही बना हुआ कुछ खाओ। पोहा खा लो, रोस्टेड मखाने खा लो, कितनी चीजें हैं खाने के लिए, है ना। छोटी छोटी फ्रूट खा लो, सैलेड खा लो, तो ये चीजें भी खा सकते हो। और नॉर्मल जो घर का बना रोटी, सब्जी, दाल, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स, आपकी डाइट में ना सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप रोटी में घी नहीं लगा रहे कि नहीं घी में तो बड़ा फैट होता है, मैं घी नहीं खाऊंगा। तो घी भी, आपके फैट्स भी आपके लिए उतनी ही जरूरी है जितना आपके लिए प्रोटीन जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर अब लोगों को प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए वी नीड कार्ब्स एंड फैट्स। अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे और आप कार्ब्स और फैट्स नहीं खा रहे उसके साथ, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में और वो गट हेल्थ इश्यूज देंगे। आईबीएस की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आजकल लोगों में तभी ज्यादा आईबीएस हो रहा है बिकॉज पीपल आर टेकिंग मोर ऑफ प्रोटीन एंड दे आर स्किपिंग देयर फैट्स एंड कार्ब्स। तो जैसे हम लोग जो पुराने कॉम्बिनेशन होते हैं, राजमा चावल खाते थे ना, दाल चावल, तो दाल हैज प्रोटीन एंड चावल हैज कार्ब्स। तो उसके ऊपर फिर हम बोलते थे इसके ऊपर घी भी डाल दो, तो घी हैज गुड फैट्स, फैटी एसिड्स होते हैं अच्छे। तो वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना, दैट इज अ फुल मील। हमारा इंडिया तो वैसे ही सच अ रिच हेरिटेज। हमारा तो फूड सबसे, मुझे लगता है वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट फूड है वो हमारे इंडियन फूड्स हैं। और हमारे जो दाल चावल रोटी सब्जी, बिकॉज वी ईट ऑल द थिंग्स, ऑल द फूड ग्रुप्स वी ईट। हम दही भी खाते हैं, साथ में डेयरी भी खाते हैं। लेकिन ये अभी ज्यादा ट्रेंड चल पड़ा है कि हम इन चीजों को छोड़ के हम लोग ज्यादा बाहर की चीजों पे रिलाई करते हैं और उसका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ खराब हो रही है। तो हमें स्टिक टू द बेसिक्स जो है उसी पे स्टिक करना चाहिए अगर हमें हेल्दी रहना है तो। और टाइम पे खाना चाहिए, और टाइम पे खाना चाहिए और टाइम पे सोना भी चाहिए। हाँ। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन आज हमें ऐसी दी जो शायद मैंने भी पहली बार सुनी है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई होप आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करके अच्छा लगा होगा। ऑलराइट, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गुरमीत गुजराल। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। प्लीज़ like this video, share this video and subscribe to our channel, and we will see you in the next one.